हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का फोर्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस चैप्टर को हमें ये देखकर पता चल गया कि हम आज जो भी बात करने वाले हैं सब एटम के अराउंड ही बात करेंगे। जैसे हम एटम्स के बारे में देखेंगे, एटम्स का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा शेप है, क्या मॉडल्स हैं एटम्स के, क्या क्या प्रपोज किए गए थे वो हम देखेंगे। कुछ सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, फिर आइसोटोप आइसोटोन देखेंगे, और इस तरह करके हम चैप्टर को बड़े मतलब आराम से इस चैप्टर को बढ़ते बढ़ते ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो चैप्टर के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चैप्टर को थोड़ा पीछे से लिंक करना चाहते हैं। पीछे से लिंक ऐसे करना चाहते हैं कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंडर हमने पढ़ा था क्या, कि डाल्टन जी ने क्या बताया था, एटम्स आर इंडिविजुअल। क्या बताया था? एटम्स आर एटम्स आर इंडिविजुअल। ठीक है। पर ये जब डाल्टन साहब बताए थे ना, तब जो आसपास में फेनोमेना हो रहा था या फिर हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे, तो ये चीज़ हमें हजम नहीं हो रही थी। साइंटिस्ट को भी हजम नहीं हो रहा था। जैसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जैसे हम कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आप ऐसे ही कर लो ना कि आपका जब बाल सूखा रहे तो आप उसमें क्या करो, कंघा यूज़ करो। ठीक है। जैसे मैं ये कंघा बना लेता हूँ, मैंने ये कंघा बना लिया। कंघा यूज़ करो और क्या करो, जब बाल आप कंघा कर लो तो अपने टेबल पर तीन चार छोटे छोटे पेपर ऐसे रख लो, मतलब पेज पेज के ना टुकड़े टुकड़े ऐसे ही कर लो। और जब आप बाल बाल को कंघा करके आप जब इसके पास लेके जाओगे ना तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन? अगर एटम्स जो इंडिविजुअल होता, तो मतलब ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब सही आंसर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एटम्स के अंदर ना कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि जब हम बाल को जब रब मतलब वो कंघा कर रहे थे तो फ्रिक्शन से हमारा वो चार्ज हो जाता है कंघा। और क्या बाद में क्या करता है, पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि पॉजिटिव बाल कंघा जो है हमारा वो निगेटिव चार्ज हो गया है रबिंग की वजह से। और ये क्या कर रहा है, पेपर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इससे चिपक जाता है। एक तो ये हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट है, जैसे हमारा क्या होता है कि आप बलून को रब करोगे और बलून को रब करोगे और जैसे ही दीवार पे उसको रग टच करोगे तो वो क्या होगा ना, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेगा। कैसे? क्योंकि जब बलून को रब करेंगे तो बलून का के अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो दीवार के अपोजिट चार्ज को अपने तरफ बुला करके और वो उसको उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे थंडर स्टॉर्म भी देखते हैं कि ऊपर जब बहुत ज़्यादा मतलब बादल में बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो धरती की तरफ एज अ बिजली कड़कता है, तो वो भी वो है। तो हमें इससे क्या पता चलता है ना कि एटम के अंदर ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, और यही हमारा इस चैप्टर का बेस भी है कि हम धीरे धीरे हम साइंटिस्ट लोग इसको चार्ज ढूंढने चल पड़ेंगे। और चार्ज ढूंढते ढूंढते उन्होंने वो कैथोड रे की डिस्कवरी करेंगे, एनोड रे की डिस्कवरी करेंगे, और धीरे धीरे काफ़ी लेट में हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होएगी। क्योंकि न्यूट्रॉन हम लोग चार्ज ढूंढने चले हैं, और चार्ज तो हमने इसी लालच में ढूंढ लिया कि चार्ज तो होता ही है, हमें कुछ अंदेशा था तो ढूंढ लिया। लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना सबसे लास्ट में एकदम 1932 के आसपास, हाँ 1932 के आसपास वो मिलता है। जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है आपको 1892 में मिल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने ढूंढ लिया। फिर 1909 में हमने प्रोटॉन को भी ढूंढ लिया। और न्यूट्रॉन को ढूंढते ढूंढते हमने 1932 में जाके, क्योंकि हम इस पे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब हमने ढूंढ लिया तो एटम न्यूट्रल तो हो गया, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि और भी कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो काफ़ी लेट में हम इसे डिस्कवरी कर पाए। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है। और हमें इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि ये एटम्स जो है वो डिविजिबल है। तो एक एक करके हम सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स को और डिस्कवरी को हम कैसे डिस्कवर हुआ था वो हम देखने चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। ये बड़ा वाला जो साइन होता है
ये तो पूरा ओवरऑल बैटरी का साइन है। ये बड़ा वाला इसको हम पॉजिटिव साइन कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और ये क्या हो गया हमारा निगेटिव टर्मिनल बैटरी। ये क्या है, हाई वोल्टेज सप्लाई करने के लिए। ठीक है। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम क्या रखेंगे, लो प्रेशर या वेरी लो प्रेशर कर दीजिए, वेरी लो प्रेशर। इसलिए हम कर रहे हैं तो ताकि हम सपोर्ट कर रहे हैं गैस के आयोनाइज होने को, हम गैस को आयोनाइज करने वाले हैं। वेरी लो प्रेशर ये सब सपोर्ट करता है आयोनाइज होने से गैस को। अब क्या करेंगे इसमें, ये तो वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाई है ना वैक्यूम करने के लिए। तो फिर क्या करेंगे इसमें, हम कोई भी गैस यूज़ कर सकते हैं। हम समझने के लिए हीलियम गैस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या करेगा ना, हीलियम जो ये हमारा गैस है हीलियम गैस, इसको क्या करेगा, हीलियम 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में गैस आयोनाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये निगेटिव पोल, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ये हमारा कैथोड हो गया। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, एनोड है। ठीक है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है इस पे, ताकि हम क्या होता है जिंक सल्फाइड की कोटिंग, जैसे ये हमारा जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, तो इस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जब ऐसे, या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आएगा, इस पे जब स्ट्राइक करेगा तो ये लाइट इमिट करेगा, तो इससे हमें पता चलता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये जो अभी हम कैथोड रे के पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हीलियम 2 पॉजिटिव भी है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है और इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हाई वोल्टेज बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है, ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा इस साइड, पॉजिटिव के साइड। और हम क्या करेंगे, जब अपने इलेक्ट्रोड में होल करेंगे, अब ऐसे आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कनेक्टेड कैसे है, जब करंट पास ही नहीं कर रहा है फिर कैसे है। तो हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रोड है और हमने इसे ऐसे होल कर रखा है। अब इमेजिन कर लिए ये हमारा टर्मिनल और ये टर्मिनल जा जाएगा बैटरी के पास, ऐसे कनेक्ट हो करके। तो ये समझ में आ गया। जब ये होल से जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पास करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन इस होल से ऐसे करके इससे जब जिंक सल्फाइड से टकराएगा, ये पीछे जिंक सल्फाइड से टकराएगा, तो ये लाइट इमिट करेगा। तो इस तरह से हमने एक निगेटिव पार्टिकल्स को ढूंढ लिया। कैसे निगेटिव पार्टिकल्स को ढूंढ लिया, ये यहाँ हमारा पॉजिटिव है ना, तो जो भी इस साइड अट्रैक्ट हो रहा है वो तो निगेटिव ही होएगा। तो कैथोड रे हमारा क्या है, निगेटिव है। अच्छा, कैथोड रे हम निगेटिव अभी बस बता रहे हैं कि कैथोड रे निगेटिव है, मतलब ये एक पार्टिकल भी हो सकता है या फिर वेव भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं, बस हमें मतलब जब ये डिस्कवरी हो रही थी तब हमने क्या किया कि हमने एक बीच में एक पैडल लगाया। पैडल लगाया इसलिए क्योंकि जब ये अगर वेव होता तो ये इसको सर्कुलेट नहीं करेगा, क्योंकि टकराएगा नहीं। वेव नेचर वैसा पार्टिकल वाला नेचर, जब भी पार्टिकल टकराए होता है तब कोलिजन होती है तो कुछ ना कुछ तो उसका रेपरकशन आता है ना। तो वेव तो ऐसे कोलाइड नहीं करेगा, कुछ पार्टिकल्स अगर हो गई तो उसका कुछ देखने को मिलेगा। तो हमें कैसे पता चला, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा था ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दौड़ के जब इस पैडल पर टकराएगा तो ये पैडल क्या होगा, मूव कर जाएगा, रोटेट करने लगेगा। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो भी कैथोड रे है ना, कैथोड रे है जिसका पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, बाद में यही कैथोड पार्टिकल नेचर कुछ भी नहीं, हम इसको इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और एक दो फीचर है इसका, जैसे ये एक कैथोड रे क्या है, एक निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। एक और देखते हैं कि ये गैस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अब इसके अंदर हम कोई भी गैस फिल करें तो क्या, इलेक्ट्रॉन, सब में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन अब हर एटम का इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट डिफरेंट होता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो भाई सेम ही होता है ना हर चीज़ का। तो ये गैस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस। पर जब हम एनोड रे की बात करेंगे तो वो गैस पे डिपेंड करेगा। कैसे, जब हमने हीलियम यूज़ किया तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव का न्यूक्लियाई है,
और जब कुछ और जैसे हीलियम ना यूज़ करके हम कौन सा यूज़ करें, अगर आर्गन यूज़ करेंगे तो आर्गन 18 आज यहाँ पे आ जाएगा, तो आर्गन आ सकता है। या फिर ऑक्सीजन यूज़ कर लें तो वो ये तो न्यूक्लियाई सबका ऑक्सीजन का सबका अलग अलग होएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे चलिए हम कैथोड रे पढ़ लिए, तो अब एनोड रे भी पढ़ ही लेते हैं। सेम वे हम एनोड रे के बारे में किए थे। जैसे ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये हमने इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया हाई वोल्ट बैटरी से। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये अगर निगेटिव है तो ये हमारा कैथोड बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा एनोड बनने वाला है, एनोड बनेगा। इस बार हम किसको फोकस करने वाले हैं, इस बार हम पॉजिटिव चार्ज ढूंढने निकले हैं ना, क्योंकि हम कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से हमें समझ गया कि कैथोड से कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आ रहा था। तो हमने क्या किया था, एनोड के अंदर होल किया था ताकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हम खोज रहे थे उस समय। अब हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स खोजने निकले हैं। अच्छा, एक और चीज़, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने में हमें ढूंढा किसने था, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी। किस ईयर में की थी, 1909 में। ठीक है, तो ये हमारा कैथोड है, कैथोड प्लेट है इस बार। क्योंकि हम इस बार पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एनोड रे को निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर होल करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि पॉजिटिव चार्ज से भी कोई वापस आ रहा है क्या, कोई रे आ रहा है। तो हम इसलिए क्या किए, इसको जबरदस्ती किए। तो अब हम जैसे हीलियम पुट करेंगे तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव आयोनाइज हो जाएगा। ये हीलियम 2 पॉजिटिव क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कैथोड निगेटिव है, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, तो इसको पुश ही करेगा। या फिर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये ऐसे दौड़ के जाएगा इसकी तरफ, और ये ऐसे ही दौड़ के जाएगा और इसको ये होल से आगे बढ़ जाएगा। हमने एक पीछे क्या लगा के रखा है, जिंक सल्फाइड लगा के रखा है, और जैसे ही हमने जिंक सल्फाइड लगा के रखा है, इसे टकराएगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये लाइट इमिट करेगा। तो सेम वही पुराना वाला हो गया। एक बार हमने कैथोड में एनोड में हमने होल करके कैथोड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया था, और एक बार हमने कैथोड में होल करके एनोड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया। तो सेम है कि कैथोड की तरफ आ रहा है, यानी एनोड रे जो है, एनोड रे हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव की तरह अट्रैक्ट हो रहा है ना। अगर निगेटिव होता तो रिपेल होता, इधर आता ही नहीं। और ये क्या है, डिपेंड अपॉन गैस, डिपेंड अपॉन गैस। अब ये रे है, रे तो वेव भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। तो कैसे, वही पैडल वाला एक्सपेरिमेंट किए कि ये पैडल को सर्कुलेट कर सकता है क्या, तो हाँ, पैडल को ये जब भी टकरा रहा था तो पैडल सर्कुलेट हो रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया था, पैडल लगा के रखा था। ये पैडल जब टकराता था तो ये पैडल रोटेट करता था। ठीक है, तो इस तरह की डिस्कवरी हो गई हमारा प्रोटॉन का। प्रोटॉन डिपेंड अपॉन गैस करता है, क्योंकि प्रोटॉन कुछ भी नहीं, ये न्यूक्लियाई है ना, चार्ज न्यूक्लियाई है। जैसे हीलियम 2 पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं हम, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव यूज़ कर लो, या फिर और भी नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। तो सबका न्यूक्लियस अलग अलग है। तो ये जो एनोड हमारा जो है, या फिर प्रोटॉन की बात करेंगे, तो ये गैस पे डिपेंड करता है। ये हमारा 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हो गया। हमने अपना मतलब जो चाह रहे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स को ढूंढे, हमें मिल भी गया। और ये दोनों मिलने पे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेगा, और हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा, और मैटर तो स्टेबल हो ही जाएगा इस वजह से। तो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने लगे, कुछ ढूंढने भी नहीं लगे। लेकिन बहुत बाद में, ये अभी जो न्यूट्रॉन की मैं बताऊंगा, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सेम चैप्टर हमारा जो है क्लास 11th में भी मिलने वाला है। 11th में हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, जब हमने क्या किया था ना, बेरिलियम पे हमने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स के रे स्ट्राइक किए थे, तो हमें कार्बन और प्लस एक न्यूट्रॉन मिला था, जिस पे कोई चार्ज नहीं था, बस मास था। तो यहीं से हमें मिल गया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस मैं ऐसे ही बता दिया। इसकी डिस्कवरी हो गई थी आपको 1932 में, और डिस्कवरर का नाम था जेम्स चैडविक। हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी को डिस्क्राइब कर लिया। अब क्या करते हैं, एक एक करके सारे के प्रॉपर्टीज, चार्ज और मास को एक एक बार देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने की थी। किस ईयर में? 1897 में। उसका सिंबल क्या है? ई। चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। मास हो गया, मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम होगा। 31 अगर आ जाता तो केजी हो जाता। ठीक है, ग्राम होता है। प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो डिस्कवरर का नाम क्या था? रदरफोर्ड, 1909 में। सिंबल हो गया आपका पी, और चार्ज कुछ भी नहीं, बस इसको प्लस कर देना है। मैग्नीट्यूड एकदम सेम होता है, बस चार्ज अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का एकदम सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और मास में क्या है ना, मास इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। यहाँ पे देखिए 10⁻27 है, ये यहाँ पे 10⁻24 है, यानी 1000 टाइम्स ज़्यादा है प्रोटॉन का मास। ठीक है, ये एक चीज़ देखने के बराबर समझने के लिए है, मतलब याद रखने के लिए। न्यूट्रॉन की बात कर लें। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए बहुत देर में हम लोग को मिला। जेम्स चैडविक इसके डिस्कवरर थे, 1932 ईयर है। सिंबल इसका एन है, न्यूट्रल है, और ये दोनों का मतलब बहुत थोड़ा ही सा डिफरेंस होता है, पर हम इसको अपने कैलकुलेशन में या फिर अपने पढ़ने में हम एकदम सेम एक्यूरेट मतलब सेम मान लेते हैं कि दोनों का मास सेम होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली, और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी देख ली, पर पढ़ना नहीं था न्यूट्रॉन, आप भूल भी जाइए, मैं भी भूल गया। न्यूट्रॉन मैंने पढ़ाया था, आप भी भूल जाओ न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम लोग को पढ़ना था, पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढूंढ लिया, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि हम क्या एटॉमिक मॉडल पे शिफ्ट करेंगे। एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट थे, अपने ढेर सारे एटम्स का मॉडल प्रपोज किए थे, बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए, लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट के हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे थॉमसन ही का ले लेंगे ना, क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा था और उन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया था, तो उनका तो पढ़ना बनता है ना, भले ही रिजेक्ट हो गया लेकिन पढ़ना बनता है। सेम वे रदरफोर्ड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बोहर साहब आ गए, वो उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इन सब में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लैग करता है, ड्रॉबैक्स हैं इनके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मॉडल्स। अब एटॉमिक्स मॉडल पढ़ेंगे तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इन 1904 में दिए थे। ठीक है, इनका मॉडल का दूसरा नाम क्या है? प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल, ये सब यूरोपियन लोग के लिए हो गया, क्योंकि वो लोग क्रिसमस में पडिंग यूज़ करते हैं। हम लोग के लिए ये क्या हो गया? वाटरमेलन। ये पडिंग वाटरमेलन नहीं होता है, हम लोग के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अब इसे कंफर्म मत करना कि पडिंग जो होता है वो वाटरमेलन होता है, नहीं, हम लोग के समझने के लिए, हम लोग के इधर वाटरमेलन प्रेजेंट होता है, तो हम लोग वाटरमेलन मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वे आगे बढ़ेंगे तो हम रदर इनमें ड्रॉबैक आ गया कि ये जो भी बताए थे वो फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा था, कुछ गड़बड़ी आ रही थी, तो इसकी वजह से इनका मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर रदरफोर्ड साहब आ गए। रदरफोर्ड साहब ने बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फारे एक्सपेरिमेंट, तो वो अपने फाइंडिंग्स को बताए, और इन्होंने ही डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया। फिर इनके में भी कुछ ऐसी बात कह गए जो क्लासिकल फिजिक्स को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो फिर इनके भी मॉडल को डिस्कार्ड करना पड़ा, और फाइनली इनके मॉडल को बस थोड़ा सा सुधार करने के लिए बोहर साहब आ गए 1913 में अपने मॉडल को, बोहर एटॉमिक मॉडल को लेकर के। ठीक है, चलिए कुछ नोट में पॉइंट लिखा गया है। द मोस्ट ट्रस्टेड एंड साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड मॉडल ऑफ एटम विच इज़ अडॉप्टेड दिस डेज, मतलब हर किसी में थोड़ी थोड़ी कमी रह गई है, और जो अभी तक में सबसे परफेक्ट, बिना किसी एक्सेप्शन के साथ कोई मॉडल है, तो वो क्या है? अभी हम लोग जो फॉलो करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। बस ध्यान रखने के लिए, कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थॉमसन साहब ने अपने मतलब कैसे
प्रपोज किया था कि एटम कैसा होता होगा, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, सब लोगों ने अपने अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके ही बताया कि ये ऐसा ऐसा होता होगा। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट जो कह देते थे, तो अगर हम उस तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे और कुछ गड़बड़ी मिलती थी तो हम उसको फिर चैलेंज करना शुरू कर देते थे। तो थॉमसन साहब ने क्या बोला कि ये है, ये पडिंग है, ये देख लीजिए, ये पडिंग है। ये पडिंग मतलब हम एक समझ लीजिए ना, ये हलवा है। हलवा है, उसमें हमने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स लगा के रखे हैं। ये हमारे ढेर सारे तरह तरह के, कलर चेंज करके बता देता हूँ ना तो अच्छा रहेगा। ये हमारे ढेर तरह के ड्राई फ्रूट्स हमने लगा के रखे हैं, तो यही पडिंग हो गया। तो इन्होंने क्या बोला ना कि जो एटम है वो पडिंग या फिर वाटरमेलन की तरह है। एक बार मैं वाटरमेलन समझा देता हूँ, फिर पडिंग भी आप समझ लोगे। वाटरमेलन की तरह है कि जब ये रेड वाला जो एडिबल पार्ट है, ये रेड वाला जो हमारा एडिबल पार्ट है, ये कुछ भी नहीं। एडिबल एडिबल पार्ट क्या है? ये हमारा प्रोटॉन है। मतलब प्रोटॉन, जो एटम में प्रोटॉन होता है, इसको हम एटम कंसीडर करेंगे। और एटम में होगा जो पूरा सरफेस जो होगा वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज सरफेस होगा। और उसमें जो ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारा ब्लैक कलर के जो सीड हैं, उसमें कहीं कहीं जो होगा वो इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होंगे। इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इम्बेडेड है, मतलब एक हमारा एटम हो गया, वो एटम हमारा इस तरह है और उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज हमारा पूरा भरा हुआ है इसमें। ये हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज सरफेस से पूरा एकदम भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स जमे पड़े हैं। तो ये थॉमसन जी का मॉडल प्रपोज था। दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर। एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स जस्ट सेम एज सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये मॉडल, ये उन्होंने न्यूट्रलिटी के बारे में बताया कि एटम इस वजह से न्यूट्रल है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा निगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल हो गया। बट couldn't able to explain other science experiments conducted on atom, hence it was discarded। मतलब जो भी ये बताए ना, आगे चल के ये डिस्कार्ड होंगे। और ये क्या क्या मतलब डिस्कार्ड होंगे वो भी पता चल जाएगा ना। जैसे ही रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये अपने आप डिस्कार्ड होने लगेगा कि ये ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा भरा हुआ है, पूरा इस एटम में मतलब सर्कुलेट है, पूरा फैला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम रदरफोर्ड में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा थॉमसन मॉडल हो गया, ये डिस्कार्ड भी हो चुका है। फिर हमारे से आए रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड क्या किया इन्होंने? इन्होंने अल्फा रे पार्टिकल्स, ये क्या, एक अल्फा रे का सोर्स लिया और इन्होंने लीड बॉक्स का यूज़ किया ताकि हम सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट यूज़ कर सकें, ठीक है। ताकि एक तो और पूरा अंधेरा रूम था और एक बीम, और ये हमने क्या सेम स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज़ किया है। SCNT, मतलब जब ये इससे टकराएंगे ना तो ये साइन करेगा, क्योंकि पूरा हम अंधेरे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, पूरा रूम को अंधेरा कर दिया ताकि पता चले हमें। तो जैसे ही ये इस पे टकराएंगे तो इनको क्या पहले से एज्यूम था कि जब हम हीलियम 2 पॉजिटिव है ना, अल्फा पार्टिकल से हिट करने वाले हैं, किसको हिट करने वाले हैं? गोल्ड फॉयल को। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्ड ही फॉयल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पड़ता है। तो हम रदरफोर्ड साहब चाहते थे ना कि जितना पतला से पतला हम किसी भी मतलब सरफेस को यूज़ कर सकें मैटर। अब हम एक एटम को तो नहीं निकाल सकते ना, एटम को यूज़ करके अब उससे हम अल्फ़ा पार्टिकल हिट करते किसी भी एटम को, तो वो तो पॉसिबल हमारे लिए था नहीं। तो हम क्या करते, मैटर को यूज़ कर सकते हैं। मैटर हम दिखता है, उसको फिजिकल उसका अपीयरेंस है। तो हमने क्या किया, कोई ऐसा मैटर यूज़ करना चाह रहे थे जिसको हम अपने हिसाब से जितना पॉसिबल वे में हो हम उसको पतला कर सकें। तो हमारे नज़र में गोल्ड आया था। तो उसने उन्होंने क्या किया, एकदम गोल्ड को एकदम पतला पतला, मतलब एकदम पतला, जितना पॉसिबल पतला था उसको हमने फॉइल बना दिया उसका, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये पहले से सोच रहे थे कि ये हीलियम है, ये इसके पास कितना 4m है ना, ये हमारा हीलियम 2 पॉजिटिव का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। और ये हमने गोल्ड का फॉइल यूज़ कर रखा है, ये हमारा गोल्ड का फॉइल है। जब हम इस पर स्ट्राइक करेंगे तो हमें ये पता था कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। क्यों डिफ्लेक्शन होगा? ये हमारा हीलियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ भी कुछ भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव तो आपस में टकराने नहीं वाले हैं ना थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा और दूर। जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड के Au पॉजिटिव समझ लीजिए, Au पॉजिटिव है तो इसके साथ टकराएगा नहीं, रिपल्सन तो होएगा ही कुछ। इतना हमारा मानना था कि ये थोड़ा ना थोड़ा डिफ्लेक्शन करेगा। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बड़ा ही शॉक गए, मतलब शॉक मतलब हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं एकदम पास कर गए बिना डिफ्लेक्शन के, मतलब 99% आप अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड होकर के आपस में, ये देखिए अनडिफ्लेक्टेड होकर वापस में जाके टकरा गए। और सर्टेन कुछ जो है, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से बेंड हो गए, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए Au का कुछ एटम होएगा तो यहाँ पे आए और वो कुछ इधर से टकरा गए। और फिर क्या हो गया, अराउंड 12,000 में से कोई एक ऐसे पार्टिकल्स जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो एकदम रिबाउंड हो गए 180 डिग्री से, जैसे गए थे और वैसे ही आ गए। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन हम क्या क्या देखे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मोस्ट ऑफ द तो ऐसे एकदम पास ही हो गया बिना कोई अति। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समझ लीजिए फॉइल है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, कुछ इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो डिफ्लेक्ट हुए, मतलब ऐसे आ रहे थे ऐसे हो गए। और वन ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स, मतलब कुछ ऐसे थे जो एकदम मेरे ख्याल से जो एकदम बीच पे आ रहे होंगे ना, जिस जो ये हमारा न्यूक्लियस ही समझ लीजिए, ये पूरा हमारा जो एटम है एक तरह से एटम इसको कंसीडर कर लेते हैं। फॉयल तो पूरी बड़ी बात हो जाएगी, फॉयल के अंदर की हम पूरे एक एटम को खोल दिए हैं, इसीलिए ऐसा देख लीजिए, समझ लीजिए हमारा न्यूक्लियस है। तो एकदम जो न्यूक्लियस के पाथ पे आ रहा होगा ना, क्योंकि चार चार टकरा नहीं सकते हैं, ये हीलियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और ये Au होगा। अब इसका मास देखिए, Au का मास बहुत ज़्यादा होता है, हीलियम का मास 4m है, और ये अच्छे खासे एनर्जी के साथ मोमेंटम के साथ मूव कर रहा होगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा नहीं हो सकता है, जैसे ही टकराने वाला होगा वापस रिबाउंड हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिपल्सन होगा कि बस टकराने ही वाला होगा कि वापस एकदम फोर्स से बैक हो जाएगा। तो 1/12,000, तो ये सब हमारा ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या हमें फाइंडिंग्स मिले। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि वन और मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना कि मोस्ट एटम का जो मोस्ट ऑफ द एरिया होता है, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द एरिया है ना, ये हमारा एटम हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस समझ लेते हैं, न्यूक्लियस प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है। अभी ये सब ये नहीं हुआ है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ बस कि मोस्ट ऑफ द हमारा जो है ये पूरा खाली है, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉयल सम एंगल्स, मतलब कुछ जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे और ये यहाँ से टकरा के चले गए होंगे, और जो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे ही पाथ पे आ रहे होंगे वो वापस इस चले होंगे। तो ये क्या बता रहे थे, इसका लास्ट पॉइंट का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द मास है ना और जो चार्ज है वो एकदम कंसंट्रेटेड है एकदम सेंटर पे। मोस्ट ऑफ द एरिया क्या है, खाली है, और जो मास और चार्ज जो है ना एटम का वो एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स को एकदम रिबाउंड किया गया था। और आपको मैंने बता दिया कि एटम का जो मास है वो 1000 टाइम्स कम है, यानी एकदम नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे भी यहाँ पे तो वो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सारा मास तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास। तो उन्होंने बताया कि सारा मास जो कंसीडर्ड है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। चलिए एक बार उनका फाइंडिंग्स को भी पढ़ लेते हैं। Atoms consist of predominantly empty space as most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. Atoms contains centrally placed positively charged न्यूक्लियस, वही सेंट्रल में एकदम चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हीलियम को जो रिबाउंड किया गया था ना, हीलियम भी पॉजिटिव था और उसको रिपल्सन किया गया था, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। Since a minute fraction of alpha particles suffered deflection and very few bounced back, this leads to conclusion that most of the space of the atom is empty. ये भी हो गया। होल ऑफ द एटॉमिक मास कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास बहुत कम नेग्लिजिबल होता है एकदम प्रोटॉन के मुकाबले, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम होता है लगभग। Electrons revolves around the nucleus
इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। ये जो बोले ना, ये इनका ड्रॉबैक बन गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये हमारा एटम हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज और मास जो है यहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं सेंटर पे। और क्या बताया इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व करते हैं एटम के साइड चारों तरफ। तो ये क्या उस समय तब क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ ना अगर एसिलरेट कर रही है, अब रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो एसिलरेट तो हो ही रहा है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एसिलरेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा, मतलब एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी डिसिपेट करेगा। और इस डिसिपेशन के कारण ना ये एनर्जी जैसे जैसे ख़त्म होगा, इसका जो सर्कुलर पाथ हो जाएगा वो कम होते जाएगा और ये फाइनली जाके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। और एटम कोलैप्स हो गया तो फिर मैटर तो हुआ ही नहीं ना, एटम कोलैप्स हो जाएगा तो मैटर कैसे स्टेबल हो सकता है, फिर हम मैटर देख ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इनका ये जो एक पॉइंट दे दिए कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। तो और इसका कुछ उन्होंने बताया भी नहीं ना कि ऐसा है कैसा है, मतलब इसको डिफेंड भी नहीं कर पाए। वो उस समय की जो फिजिक्स की लॉ थे, जो भी क्लासिकल फिजिक्स थे, वो तो बोल रहे थे एकदम सही था, प्रूफ भी था कि कोई भी चीज़ चार्ज पार्टिकल जब से एसिलरेट करती है तो एनर्जी रेडिएट करती है। तो इसको डिफेंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाया कैसे डिफेंड करें। इसी को बड़ी चालाकी से बोहर साहब डिफेंड करेंगे कि कैसे इसका मतलब दिमाग लगाएंगे। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, जैसे यही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत सारे पार्ट जो थे, हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, वो चले जा रहे थे और कुछ ही पार्ट कुछ रेंज में, मतलब इतने वाले रेंज में ये या तो डिफ्लेक्ट कर रहे थे या वापस आ रहे थे। इनसे इनको आइडिया लगा कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है ना, वो एटम्स के 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। एटम्स के साइज से न्यूक्लियस का साइज 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। ठीक है। ये हमारा हो गया रदरफोर्ड का पूरा चिट्ठा हो गया। रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड वही इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वेशन का बताए थे, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जो रिवॉल्व करती है तो एनर्जी डिसिपेट करती है या रेडिएट करती है, और जिसकी वजह से उसका जो मतलब एक सर्किल जो फॉर्म करती है वो कोलैप्स कर जाएगा फाइनली जाकर उसके न्यूक्लियस में। बस यही था, इसकी वजह से जो एटम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। इसको कैसे टैकल किया, नील बोर साहब ने। ठीक है। नील बोर 1912 में अपना मॉडल प्रपोज करते हैं। नील बोर साहब क्या बोलते हैं कि ऐसी नहीं है, एटम के पास क्या है, एटम हैज़ फिक्स्ड एनर्जी सेल, कि एटम के पास एक फिक्स्ड एनर्जी सेल होता है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, और इसके पास ना ये हमारा सेल हो गया कि इसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी का सेल होता है, जिसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो ये एनर्जी वो मतलब एब्जॉर्ब करेगा कहीं से, और ना ही एनर्जी कहीं रेडिएट करने वाला है, ना एनर्जी कहीं आ रही है बाहर से ना कहीं जाएगी। ये बस बिना एनर्जी को कुछ किए हुए, एब्जॉर्ब या फिर रेडिएट किए हुए, इस पर अब बड़े आराम से घूमता रहेगा, और ये स्टेबल सिस्टम हो गया। तो बस यही बात इन्होंने ऐसा प्रपोज कर करके इस जो भी ड्रॉबैक रह गया था रदरफोर्ड भाई साहब का, इन नील बोर साहब ने इसको क्लियर कर दिया। और इन्होंने क्या बोला, इसको एनर्जी सेल्स, एनर्जी के नाम से ये बताया, और इन्होंने इनको नंबरिंग किया। जैसे क्या, इसको KLMN ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम 1 2 3 4 इस तरह करके इसको एनर्जी सेल्स को हम नंबरिंग, या फिर कुछ भी डोनेशन मतलब डिनोमिनेशन तो देना था ना, कि कैसे हम बताएंगे कि ये एनर्जी लेवल ये है वो है। फिर इन्होंने एक और चीज़ बताया था कि जो जितना मतलब न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, मतलब न्यूक्लियस के पास यानी एनर्जी कम, और जो जितना न्यूक्लियस के दूर रहता है, न्यूक्लियस के दूर, न्यूक्लियस से दूर जो जितना रहता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, इस एनर्जी सेल्स की।
ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने ये सब बताया, आगे लिखा होगा, एक बार पढ़ दूंगा। और क्या क्या बताया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स मतलब मतलब सर्कुलेट, या इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक एनर्जी सेल्स, एनर्जी लेवल बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, सभी एनर्जी लेवल की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये सब हम 11th में भी पता करेंगे, मतलब 11th में जब हम इन्हीं एनर्जी लेवल्स के हम एनर्जी वाकई में हम देखेंगे कि इस एनर्जी लेवल की कितनी एनर्जी होती है, अभी बस पढ़ रहे हैं 11th में। मतलब मैंने बताया ना कि सेम मतलब सेम टॉपिक के नाम से मतलब एक चैप्टर है, यही चैप्टर बस आगे चल के इसको डिटेल में कवर करेगा। तो यहाँ पे हम बस बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड एनर्जी है, लेकिन ये कितना एनर्जी है ना, ये हम 11th में पढ़ने वाले हैं कि एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दी सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग या एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बिना एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब किए हुए इस पर घूमते रहती है। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड, या तो हम 1 2 3 4 के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी लेवल को, या फिर KLMN करके यूज कर सकते हैं। द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी, जो न्यूक्लियस के जितने पास रहेगी उसकी एनर्जी उतनी ही मिनिमम होगी, और जो जितने दूर रहेगी वो उतना मैक्सिमम एनर्जी रखेगी। ये हमारा हो गया बोर साहब का मॉडल। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूर KLMN, ये इनका डिनोमिनेशन है, कैसे हम इनको बोलेंगे। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी। 11th क्लास में हम इसकी एनर्जी भी पता करेंगे, कितनी कितनी एनर्जी सब लेवल के पास होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया बोर एटॉमिक मॉडल। तो हमें 3 एटॉमिक मॉडल, हमने क्या 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, 3 एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए। ठीक है, ये हमारा एक मतलब मोस्ट ऑफ द इस चैप्टर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए हम अब कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम अब मतलब इलेक्ट्रॉन की कैसे हम इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो हमारा एनर्जी लेवल है ना, सेल जिसको हम बोल रहे हैं, सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, तो हम उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ये पढ़ना सीखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पढ़ना सीखेंगे। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक मॉडल वॉडल देख लिए हैं, अब हम थोड़ा सा कोर पार्ट पे जाते हैं और एटॉमिक के बारे में सीखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिस एलिमेंट के पास जितना प्रोटॉन होगा वो उस एटम या फिर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है, 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 हो जाएगा। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट हम सीख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये X एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। कभी कभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन नीचे में आप हमेशा देखेंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर में एटॉमिक मास हो सकता है। यहाँ पे हम एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा कार्बन एलिमेंट की बात करें, ये हमारा कार्बन एलिमेंट है, तो कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे ये एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है, आगे हमारा यहाँ पे देखें एटॉमिक मास है, या एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं। मास नंबर तो यहाँ लिखा ही हुआ है, एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन हम यहीं पे पढ़ते हैं, ऊपर ही पढ़ लेते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम कंसीडर नहीं करते हैं। और कंट्रीब्यूट एटम के मास में कंट्रीब्यूट कौन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन भी है, और ये कार्बन 6 न्यूट्रॉन भी है, तो 6 प्लस 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन हो गया हमारे पास और 6 न्यूट्रॉन हो गया, यानी कार्बन हमारा टोटल हो गया, एटॉमिक मास इसका हो गया 12 और ये हो गया 6। तो हमारा ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम वे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 8, और प्रोटॉन प्लस 8 प्रोटॉन होते हैं, और कितने न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो ये हमारा हो गया 16। ये इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट होता है।
एक और चीज़ हमें कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। किस में? न्यूट्रल एटम में। अगर न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर भी होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा किसका? न्यूट्रल एटम का। यहाँ पे न्यूट्रल एटम पे हम ध्यान देंगे अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर को देखने जा रहे हैं, उससे बताने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए। जैसे अगर चार्ज पार्टिकल आ जाए, जैसे ऑक्सीजन 2- आ गया, ठीक है, ये तो चार्ज पार्टिकल। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन देखकर हम नहीं बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तब हम प्रोटॉन देखकर बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे सिर्फ अगर न्यूट्रल एटम है, ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, तो इसमें क्या होगा? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन यहाँ 2- हो गया ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 2- इलेक्ट्रॉन में कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से, यानी इसके पास कितने हो गए अब? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन अभी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन देख के नहीं बताएंगे, जैसे ही वो चार्ज एटम आ जाएगा तो उस केस में। ठीक है, हमने मास नंबर देख लिया। मास नंबर क्या होता है मैंने आपको बताया, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। ये हमारा हो गया मास नंबर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे सेल में फिट करते हैं। मतलब जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा के सेल हो गया, ये हमारा एल सेल हो गया, ये हमारा एम सेल हो गया। तो इसमें हम कैसे नंबर फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि जैसे हमें 8, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन भी हैं, 8 न्यूट्रॉन भी हैं। तो 8 तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें? तो इसका एक बरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका मतलब फॉर्मूला दिया था कि कैसे कैसे फिल करना है। अगर आप जैसे कुछ भी मतलब फिल नहीं कर सकते हो तो वो हम सीखने जा रहे हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर और ब्यूरी। बरी ने बताया था कि हम कैसे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। यही टॉपिक हम आपको इस नाम से भी पढ़ा सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या हुआ कि किस तरह से हम एटम के अंदर उसका प्लेस, इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से प्लेस करते हैं किस सेल में, बस उसी को बताना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो चलिए एक एक करके हम इनके बताए फॉर्म को, मतलब फॉर्म, ये हमारा फॉलोइंग रूल को जो बताए थे उनको हम देखते हैं। तो रूल इनका क्या था कि कोई भी जो हमारा सेल होगा ना, जैसे हमारा सेल होगा तो उसको हम 2n² के फॉर्म में फिल करेंगे। जैसे हमारा अगर फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल n=1 हो गया, तो उसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? तो 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट सेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर दूसरे सेल की बात करें 2 × 2² यानी 4 × 2 8, दूसरे सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तीसरे सेल की बात कर लें अगर, तो 2 × 3² यानी 3 3 9 × 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम बात कर लें तो के में 2, के क्योंकि फर्स्ट है ना, उसके बाद एल, एल अगर सेकंड है तो उसमें 8, एम में कितना? 18, KLM एन के में अगर फोर्थ है, एन फोर नंबर पे है तो 2 × 4² इज इक्वल टू 4 4 16 × 2 32, यानी 32, यानी हम एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात बताई। अब ये एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये हमारा हो गया, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करें? बाहर से फिल करें या फिर अंदर से फिल, मतलब बाहर से फिल करते हुए आए सबसे बाहर वाले से, या फिर अंदर से फिल करते हुए बाहर चलें, KLMN इस तरह से चलें, या फिर LMNK इस तरह से चलें। तो इन्होंने बताया क्या कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, वो हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है, कि हमेशा हम इनर सेल से लेकर आउटर सेल की तरफ फिल करते हुए बढ़ेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया कि हम किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8।
मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला एटम आ गया है कि ये हमारा मतलब आउट यहाँ पे हमारा आके इलेक्ट्रॉन ख़त्म होने वाला है, और उसमें अगर 9 आ रहा है कि हमें आउटर मोस्ट में 9 रखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट में हम हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, सीनियर क्लास में मिलेगा, मतलब कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कैल्शियम। पेन का मोटाई थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कम कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, मास नंबर 40। ठीक है, तो कैल्शियम की बात करेंगे के, एल, एम, एन की। हमें कितने फिल करने हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल है तो 20 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे, यानी हमें 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। के में हम कितना मैक्सिमम फिल कर सकते हैं? 2 फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमने कर दिया। अच्छा, एल में कितना फिल कर सकते हैं? एल में हम एक बार पीछे भी आपको दिखा देता हूँ। एल में हम 8 फिल कर सकते हैं। हमने 8 फिल कर दिया, हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 10। अब हम इसमें एम में कितना फिल कर सकते हैं? एम में हम 18 फिल कर सकते हैं, और 8 टू 10, और एक 8 बच रहा है। ठीक है, 8 टू 10 हो गया, और हमें 20 पहुंचना है, और हम इसमें 18 फिल कर सकते हैं। हमारे पास कितने बच गए? हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी फिल करने बाकी हैं। तो हम क्या इसमें 18 फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 10 है, तो हम क्या 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें एम में? तो ये यही बता रहा है कि एम में हम 10 नहीं फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इस एटम के लिए आउटर मोस्ट सेल हो जा रहा है ना, तो हम ये फिल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको 10 ना फिल कर करके हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते, मतलब 8 ही, सॉरी 2 नहीं 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और फिर आगे वाले में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो कितना हो गया? 8 8 जा 16 टू 18, यानी हमारे पास 2 बच रहे हैं। 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे ना, और हमने अभी तक 18 कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्बिट आएगा उसमें हम 2 डालेंगे, तो हमारे पास किस क्या हो गया? ये 20 हो गया। तो बस हमारा ये जो पॉइंट कहने का मतलब ये था कि हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा कभी नहीं फिल कर सकते हैं। हमारे अगर ये आउटर मोस्ट नहीं होता तो हम 18 तक फिल कर सकते थे। और ये आउटर मोस्ट ऐसा नहीं है, जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट भरेंगे तो वहाँ पे हम 18 फिल करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि उस समय ये एम जो है ना वो आउटर मोस्ट नहीं बनेगा। उसके आगे एलिमेंट मतलब उसके आगे एन आएगा, तो उसमें ये उस केस में ये आगे बढ़ता है। ये 18 भी 18 तक एम जो सेल है वो 18 तक इलेक्ट्रॉन अपने में कैरी कर सकता है। बस इस केस में नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन डाल देता तो आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, दूसरा रूल हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cell are filled, that is the cells are filled in step wise manner। मतलब क्या कि हमेशा जो है ना, हम एटम में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाएंगे तो हमेशा इनर से आउटर की तरफ जाएंगे, यानी के एल एम एन से ऐसे जाएंगे, ना कि हम बाहर से फिल करते हुए अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एटम को हमें क्या करना है? कोई भी चीज़ जब उसकी एनर्जी बहुत कम रहती है ना, तब वो स्टेबल होता है। जैसे एक आप अपने ही अंदर एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब आपके पास बहुत एनर्जी है तो आपको बेड पे सोने का, बैठने का मन नहीं करेगा। आप बाहर खेलने जाओगे, बाजार घूमने जाओगे, मतलब जो भी करना चाहो, उछल कूद करना चाहो, मतलब बैठने में आपको मज़ा नहीं आएगा जब आपके पास भरपूर एनर्जी शरीर में भरी रहेगी तब। और जैसे ही आप एनर्जी कम रहेगा तो आप कोई भी काम करना नहीं चाहोगे, बेड पे आराम से सोना चाहोगे। जैसे आप देखो ना, तबीयत खराब हो जाता है, शरीर की एनर्जी पूरी चल जाती है शरीर को मेंटेन करने में, रिकवर करने में, तो एनर्जी बहुत कम रहता है। सभी बोलते हैं बेड बेड पर रेस्ट कीजिए। तो एनर्जी कम होती है, हम स्टेबल रहते हैं, आराम से बेड पे रेस्ट करते हैं। तो सेम उसी तरह है, हर हर किसी चीज़ को स्टेबल होना है। और स्टेबल होता है कब? जब उसके पास एनर्जी मिनिमम होती है, एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, और आप ही ज़रा वो गेस करो कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस से जितना दूर है वो उतना ज़्यादा एनर्जी है। तो मान लीजिए हम यहाँ से अगर बाहर से भरने लग जाएं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दें,
8 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दें तो इसकी एनर्जी तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो यहाँ हो गए और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत दूर है। सेम वे में अगर मैं के पास 2 इलेक्ट्रॉन दूँ और एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन दूँ, फिर एम नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसके पास तो बहुत कम एनर्जी हुई ना, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ये तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एनर्जी किसके पास कम होगी? तो इसके पास एनर्जी कम होगी, क्योंकि इस सेल के पास एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के वाले सेल में ज़्यादा बेहतरीन स्टेबल अपने आप को फील करेगा। तो एटम को स्टेबल बनाना है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है, मतलब इन्होंने रूल दिया कि कोई भी चीज़ स्टेबल होने के लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए, इसलिए हम इनर मोस्ट सेल से आउटर मोस्ट सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं एक एक करके आपको ये बताने वाला हूँ कैसे कैसे। जैसे हम हाइड्रोजन ले लें, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कलर चेंज कर लेता हूँ, बोरोन, कार्बन, इसका भी पेन की मोटाई थोड़ा कम कर दें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए इस पेज में मैं इतना रख लेता हूँ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी इसके पास कितना, अच्छा मैं इसको रिप्रेजेंट भी करते जाता हूँ मतलब एलिमेंट को। जैसे एक 1, और ये भी मास कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास नो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब ये मैं हाइड्रोजन बोला हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में फिर मैं आगे बताऊंगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप भी होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो प्रोटियम ये हो गया, ये प्रोटियम है। उसके बाद ड्यूटेरियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये मैं बता रहा हूँ, बस हाइड्रोजन के पास नहीं होता है न्यूट्रॉन, इतना याद रखना, ठीक है। इसीलिए इसका 1 प्रोटॉन है तो 1 है, और इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है तो 1 प्रोटॉन है तो 1 ही मास इसका होगा। सेम में अगर हीलियम की बात कर लें तो हीलियम क्या होगा, हीलियम के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, और क्या इसका मास है, इसका मास 4 है। लिथियम का 2 है। चलिए एक मैं 4 5, हमने क्या किया ना, एटॉमिक नंबर को अरेंज कर दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से। अब तो इनके पास बस एटॉमिक नंबर इनका ऐसा ही है, इंक्रीजिंग वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये 8 हो गया। मास नंबर मैं एक बार सबका बता देता हूँ, इसका 7 होता है। 7 कैसे, 3 तो प्रोटॉन होते हैं लेकिन 4 न्यूट्रॉन हो जाते हैं लिथियम में। सेम इसका भी है, ये 1 न्यूट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है उससे 1 ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है इसके पास। बोरोन के पास क्या होता है, बोरोन के पास भी 1 ज़्यादा होता है। कार्बन 6 है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 12। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात कर लें यहाँ पे, तो मैं आपको बस बताया, यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर ही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो गया, सेम हो गया, सब सेम है, सेम, जैसे ये जो जा रहा है ना सेम ऐसे का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने आपको बताया कि जब तक चार्ज पार्टिकल्स का जिक्र नहीं हो चाहिए, चार्ज एटम का जिक्र ना हो, तब तक जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ये भी सेम होने वाला है। लेकिन अगर मैं मतलब एक और कॉलम ऐड कर लेता और ये लिख देता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिथियम है, 3 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 3 प्रोटॉन है पर 7 एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन का अभी पता नहीं चल रहा है मुझे तो यहाँ लिख दूँ, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 7। अब चलिए अब न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, 7 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट इज़ 4। तो ये एक याद करने वाली बात है कि जितना प्रोटॉन होता है ना, ज़रूरी नहीं हो कि उस एटम में उतना ही न्यूट्रॉन हो। न्यूट्रॉन या तो उतना होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली थी, चलिए इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और न्यूट्रल एटम हो तो इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, ये एकदम फिक्स है।
और ये वैलेंसी वाला मैंने कोना इसलिए अभी मैंने वैलेंसी आपको नहीं पढ़ाया है, ये आगे आपको मैं बताऊंगा तब ये वाला फिल करूंगा। चलिए फिल करना चाहते हैं। इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक, तो मैं लिख ही देता हूँ ना, तो भर इलेक्ट्रॉन फिल करने में मुझे सुविधा होएगा। 8 हो गया। तो के में हम मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमें फिल करने का, 2n², वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 3 4, है ना। तो इसमें 2 कर सकते हैं, l में कितना कर सकते हैं 8, m में 18। बस ये याद रखना है कि ये आउटर मोस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आउटर मोस्ट हो गया तो उस केस में हम सिर्फ 8 ही फिल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें 32 कर सकते हैं। अब हमें कितना फिल करना है, हमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ पे 2 करना है, यहाँ में 2 तक कैपेसिटी है, इसको 2 फिल कर दिए। अच्छा इसकी ये 3 है, लेकिन के की तो कैपेसिटी सिर्फ 2 है, एल की कैपेसिटी 8 है, लेकिन हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, बस 1। तो ऐसे फिल करना है, ये 2, ये 2, हमारे पास 4 हो गए, ये 2 और ये 3, 2 4। बहुत आसान है कि नहीं। 2 और 7 होना चाहिए ना, तो 5 यहाँ कर देंगे। 8 होना चाहिए, ये 2, क्योंकि के की कैपेसिटी 2 ही है और एल तो हमें 8 तक है, तो हम ये 5 6 7 8 के बाद फिर जब आगे फिर जंप करेंगे, आगे वाले सेल में जंप करेंगे। ये 6 हो गया, तो हमारा ये ऑक्सीजन तक कंप्लीट हो गया है। आगे भी चलते हैं। तो आगे मैं कुछ कुछ अब लेता हूँ पूरा, और एक तो मैं बता दूं कि 20 नंबर एलिमेंट एटॉमिक नंबर तक, 20 एटॉमिक नंबर तक हमको सब कुछ आना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहिए, और एटॉम एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, उसका कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और कितनी वैलेंसी है। वैलेंसी का यहाँ पे मैंने कॉलम खाली रखा है, मैं वैलेंसी पढ़ाऊँगा तो फिर वापस आऊँगा, ठीक है। तो चलिए कुछ कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने वहाँ तो ऑक्सीजन तो ले ही रखा था, यहाँ पे मैं नियॉन ले लेता हूँ। नियॉन के साथ मैं उसके बाद फिर मैं अब रैंडमली ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर सीरियल एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, अपने मन से रैंडमली ले रहा हूँ, ताकि आपको ठीक से कोई दिक्कत हो तो उसको क्लियर कर सकें। मैं यहाँ पे आर्गन ले लेता हूँ और यहाँ पे कैल्शियम ले लेता हूँ। चलिए एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम ये हो गया नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। एटॉमिक मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एटॉमिक नंबर हम किसी भी एलिमेंट का नीचे रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 14। आर्गन का कितना होता है 18। और सेम इसका 20। मैं एक बार एटॉमिक नंबर फिर से यहाँ लिख दूँ, 2 10 12 14 18। और ये आप प्रैक्टिस करना घर पे जा कर के, मतलब घर पे वही प्रैक्टिस करना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, सेम हो गया, एटॉमिक नंबर है। और ये न्यूट्रल एटम है, ये भी आगे कंटिन्यू करेगा, यानी 10 12 14 18 20। चलिए अब फिल करते हैं। के की कैपेसिटी कितनी है, एक बार मैं फिर लिख दूँ, इसकी कैपेसिटी 2 होती है। फॉर्मूला क्या था मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 2n², वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी सेल नंबर होगा। सेल नंबर बोले तो 1, k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ये वाला, ठीक है। और कैसे होता है, l की कितनी कैपेसिटी है अपने में फिल करने की 8, m की 18, n की 32। अब हमें क्या करना है 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। के की कैपेसिटी कितनी है 2 है, और एल की 8 है। चलिए 8 हमारे पास तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी ख़त्म हो गया और ये हो भी गया, तो यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे ही फिल करेंगे हम, ठीक है। 8 to 10 हो गया। लेकिन अब 12 की बात करें, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया, मैक्सिमम 8 है तो हम इसमें 8 ही फिक्स कर डाल सकते हैं। और हमारे पास फिर भी कितने 2 बच गए, यानी m में बाकी 2 जाएगा। 14 की बात करें तो 2,
8, 8 to 10 हो गया, बचा कितना 4। 18 की बात करें 2, 8 और ये 8 आ जाएगा, 18 हो गया। अब 20 की बात करें 2, 8, 8 to 10 हो गया। अब क्या यहाँ मैं 10 फिल करूँ, यहाँ पे मैं 10 फिल कर दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 10 फिल नहीं कर सकता। अगर 10 फिल कर दिया ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा और मेरा सारा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। तो जैसे ही ऑर्बिट आउटर मोस्ट हो रहा है, मैं इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 8 ही फिल कर सकता हूँ। और कितने बच गए हमारे पास? 8 8 16, 2 18 और ये बच गया हमारा 2। तो हम इस तरह से फिल करेंगे। ये हमारा हो गया फिल करने के लिए। और भी बता दूं क्या कुछ कुछ? चलिए इतना आप, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम अगर होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए बता दूंगा आपको। आगे हमारा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी को बहुत अच्छे से तरीके से एनसीईआरटी में बताया गया है, मैं आपको बताऊंगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, NING, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने तरह, मतलब उसकी कितनी कंबाइन, मतलब पेयर करने की, कंबाइन अपने आप को कम, और एटम कंबाइन ही क्यों करता है? क्योंकि उसको स्टेबल होना है, ठीक है, इसलिए कंबाइन करता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को ही हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कंबाइन किस किस तरह से कर सकता है? या तो किसी से चार्ज ले, इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है, या फिर डोनेट करके, या फिर शेयर करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 3 तरीके से वो अपना कोई भी एलिमेंट या एटम अपने आप को स्टेबल कर सकता है, ठीक है, इसी को वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी को समझने के लिए हम एक और टर्म हमें बहुत जरूरी जानना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द नंबर ऑफ electrons present in outermost cell, present in outermost cell। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया? कैल्शियम के केस में क्या हो गया? 2। तो यानी कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कैल्शियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो कितने, आर्गन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। इसके पास 4, इसके पास 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपको वैलेंसी बताने वाला है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो हर किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी हर किसी को अपना ऑक्टेट, या हीलियम के केस में ड्यूप्लेट, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। उसके लिए वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर आपस में शेयर करते हैं। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंसी बताने वाला है। चलिए क्या लिखा हुआ है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बता दिया। एंड द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो वैलेंस सेल कहलाता है, और उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करने वाले, मतलब आपस में एक्सचेंज करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, उसी पे डिपेंड करता है, इसलिए। द इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एटम। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या बताते हैं? कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए हर किसी को ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर मैं आप बात कर लूँ ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है? 2 और 6, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी इसको अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना इस ऑक्सीजन को, तो भाई ये तो एकदम सबसे स्टेबल अपने आप को कहलाएगा कि मेरे पास तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ये एक्सेप्ट करेगा। तो
इसकी एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट में वैलेंस, ये इसका हो गया वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ऑक्सीजन के। और ये 2 लेगा, 2 लेगा तो क्या होगा, अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, यानी इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। मैं आपको वैलेंसी का एक और बार अच्छे से बता देता हूँ वैलेंसी का। जैसे कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के अगर वैलेंस सेल हैव 1 2 3 कर देता हूँ, 4 5 6 7 8, 1 2 3, 1 2 4। अगर किसी भी एटम के वैलेंस सेल में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वही उसका वैलेंसी होएगा। वैलेंसी इज दैट नंबर ऑफ वैलेंसी इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। मतलब वैलेंस सेल में अगर 1 से 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसकी वैलेंसी होगी, 1 से लेकर 4 तक में। लेकिन 5 6 7 और 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो 8 वाला तो वैलेंस रिएक्शन में पार्ट ही नहीं करने वाला है, इसको नोबल गैस कहते हैं, ये इसको कोई मतलब नहीं, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भाई क्यों करेगा। तो 8 को तो हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। बचा 5 6 7 वाला। तो 5 6 7 वाला की वैलेंसी क्या होगी, हम 8 में से ना इस नंबर को 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। मतलब 1 से 4 तक के पास किसी के एटम के पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और 5 6 7 अगर है तो 8 माइनस कर देंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर पीछे चलते हैं। जैसे ये देखते हैं, ये तो देखिए 2 है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1 से लेकर 4 तक हो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। ये ऑक्टेट इसका तो कंप्लीट ही है, इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि ये कंबाइन ही नहीं करेगा किसी से। ये तो बोलेगा भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी है, मुझे खुद में सब कुछ है। और ये क्या बोल रहा है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और मैंने क्या बताया 1 से 4 तक में जो जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वही उसकी उतनी वैलेंसी होती है। तो ये 4 होगा। ये क्या है, 2 है, तो 1 से 4 के बीच में आ रहा है तो ये भी 2 हो जाएगा। 8, अरे ये तो बोला है ये 8 है, 8 बोल रहा है मेरे पास तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं क्यों किसी से दोस्ती रखूँ, मेरा वैलेंसी 0 कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलेंसी, मैंने आपको समझा दिया है। जैसे एक ये 4 वाला का, अगर 4 वाला है तो 4 का वैलेंसी तो 4 ही होगा, लेकिन ये 5 है, देखो 5 है ना, तो हम इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अगर इसकी 2 है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2। ये सिर्फ 2, इसीलिए हम ऑक्सीजन को O2 माइनस कहते हैं, क्योंकि ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है और किसी चीज़ से दोस्ती करता है। जैसे H2O हो गया ना, 2 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये इसके साथ बॉन्ड करता है, ये कंबाइन करता है। तो यानी ये दो, अब ये जो ऑक्सीजन एटम है 2 ऐसे एटम के साथ कंबाइन करेगा, इसको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंबाइन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है। चलिए वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी मैंने बता दिया। फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर 4 तक अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी, यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और 8 के लिए, 8 तो 8 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 8, तो वो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, उसको तो वो कंबाइन ही नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा नोबल गैस जो कि हीलियम नियोन आर्गन है, ये किसी से कंबाइन नहीं करते हैं। और जिसके पास 5 6 7 हो, फॉर एलिमेंट्स हैविंग 5 6 7, अब जिसके पास 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे,
और जितना जो नंबर आएगा वो उसको उतना चाहिए कंबाइन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फॉर नोबल गैस यानी जिसकी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को नोबल गैस कहते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ रखा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम या एलिमेंट, वही उसकी एटॉमिक नंबर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में अगर पढ़ें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, यहाँ एटम और एलिमेंट नहीं लिखेंगे, न्यूट्रल एटम देखेंगे। अगर एट न्यूट्रल एटम या एलिमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सब आइसोटोप्स, अब कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं बुक में दिए गए हैं, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है बुक में, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछ सकता है। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप, अच्छा मैंने आपको आइसोटोप नहीं बताया है, मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं, ये आइसोटोप वाला टॉपिक है ना, तो मैंने पहले आइसोटोप आपको बता देता हूँ। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर कोई एटम है, उसका सेम एटॉमिक नंबर सेम, अब आप देखोगे मैंने आपको सीरीज में बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको सीरीज में बताया था एटॉम, जो भी हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, किसी का एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं है। फिर ये क्या बोल रहा है, ये कहाँ से भी ऐसा सेंटेंस लेके आया कि एटम्स ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो ये कंडीशन है कि कोई भी, अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और उसका मास डिफरेंट हो, तो उसको हम आइसोटोप बोलेंगे। कैसे आइसोटोप बताएंगे, जब मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। सेम वे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। और आइसोटोप कुछ भी नहीं, इसी के भाई होते हैं, बस इसमें नाइट्रोजन का नंबर प्लस ऐड होता रहता है, बस नाइट्रोजन का नंबर वेरी करता है। प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, तो इसीलिए तो बोला जा रहा है सेम एटॉमिक नंबर, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यानी हाइड्रोजन के 3 भाई हैं, इसको 1 यानी 1:1, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप में। दूसरे में प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ड्यूटेरियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि एक ही इसके पास प्रोटॉन है। और क्या होता है, इसका मास क्या होता है, 2 होता है। 2 कैसे होता है, क्योंकि इसमें एक बाहर से न्यूट्रॉन आया हुआ है, इसलिए इसका मास जो है वो 2 होता है। फिर तीसरा क्या है, इसका तीसरा तीसरा भाई का नाम क्या है, ट्रीटियम, ट्रीटियम। ये मैं HDT ऐसा लिखा हूँ, लेकिन ये रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, जैसे 1H1, 1, ये 2 और ये H, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रीटियम, ये इसका नाम है बस, ये ट्रीटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, ये 3। इसमें क्या है, 2 न्यूट्रॉन आ गए, 2 न्यूट्रॉन बाहर से आ गए हैं। एक सेकंड दीजिएगा, मेरा पावर कट हो गया है, मुझे चार्ज में इन्वर्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड दे दीजिए मुझको। हाँ, चलिए मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आइसोटोप्स में ना बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, प्लस ऐड होते रहते हैं, और एटॉमिक नंबर सेम है। मास देखिए सबका, ये मास नंबर मैंने ऊपर में रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, सबका मास नंबर डिफरेंट होता है। क्यों मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो प्रोटॉन्स तो मैंने सेम ही कर दिए क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, न्यूट्रॉन में। तो सब में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, न्यूट्रॉन में। सेम भी अगर बात करें इसको मैं मिटा देता हूँ। कार्बन के लिए बात करूँ, कार्बन के भी 3 भाई हैं। कैसे 3 भाई हैं, अभी देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन का हो गया ना। कार्बन के लिए भी मैं अब आपको बता देता हूँ। कार्बन के कौन कौन से भाई हैं। कार्बन का क्या होता है, 6 12, ये 6 13, यानी इसमें एक न्यूट्रॉन इससे ज़्यादा है, 6 14। ये देखें। और इसकी वजह से ना, कब आप नोटिस करना, एक क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास आप देखोगे ना तो 35.5 होता है। तो ये 35.5 इसलिए होता है ना क्योंकि आधा न्यूट्रॉन आ नहीं सकता कहीं से, या फिर आधा प्रोटॉन कहीं से आ नहीं सकता। ये 5.5 होने का मतलब क्या है कि कोई आधा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होएगा। तो ये आधा नहीं होता है, हमने एवरेज लिया है। क्योंकि क्लोरीन के ना 2 भाई हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो एवरेज लिया तो 35.5 आ गया। इसलिए हमने क्लोरीन को क्या बोला है, क्लोरीन 35.5, क्योंकि एवरेज यूज़ करते हैं, ये एवरेज एटॉमिक मास कहीं कहीं मतलब यूज़ करते हैं, लिखा रहता है। कार्बन के केस में हम यही लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं, जब हम एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं या चेक करते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पर किसकी प्रेजेंस कितनी है। जैसे हम बात कर लें, 99% यही है, ये तो रेडियो एक्टिव है, 0.0001 के आसपास, 0.01 के आसपास होगा, और ये 0.03 इस तरह करके कुछ होगा, मतलब मुझे भी एक्यूरेट पता नहीं है। लेकिन मेजरली 99% इसलिए है ना, इसीलिए जब मैं एवरेज भी निकालता हूँ तो बस इसी के पास रह जाता है वैल्यू। लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है, इसमें कुछ सर्टेन वैल्यू रहता है ताकि दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, जिसकी वजह से जब हम एवरेज निकालते हैं तो 35.5 आता है। इसलिए हम क्लोरीन का 35.5 मास यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि कार्बन का 12 जो जब 3 है एवरेज लेते हैं। तो सेम वे में इसका भी है, जब भी हम हाइड्रोजन 1H1 ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों है ना, ये तो रेडियो एक्टिव है, और ये दोनों एबंडेंस इसका अर्थ सरफेस पे बहुत कम है, इसलिए नेग्लिजिबल है। 99% यही होता है, तो यही कंट्रीब्यूट करता है मास में, इसीलिए ज़्यादा एवरेज एटॉमिक मास में चेंज नहीं आता है। ठीक है, एटॉमिक हमने आइसोटोप पढ़ लिया। आइसोटोप अब कुछ कुछ के बता देता हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे यूरेनियम का आइसोटोप है ना, हम उससे बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं, और क्या बनाते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। आयोडीन का आइसोटोप हम ग्वाइटर को ट्रीटमेंट करते हैं, आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन और, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, पर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन डिफरेंट है। अरे भाई ये कैसे हो गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कुछ एग्जांपल, तब समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा ना, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आइसोटोप का ना, आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। ये कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किस चीज़ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो आप जैसे बात कर लेंगे कि ये तीनों न्यूट्रल एटम है ना, ये तीनों न्यूट्रल है, तीनों भाई न्यूट्रल हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो इन सभी की
क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। और यही जब हम आइसोबार पढ़ेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्यों क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपको दिख रहा है, मास नंबर। मास नंबर यानी अगर मास नंबर सेम रहेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइसोबार क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहे बट मास नंबर सेम हो। तो पूछेंगे कि एग्जांपल दीजिए कुछ, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कार्बन हमने एक ये भी देखा था ना, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये क्या हो गए, यहाँ देखिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं और मास नंबर क्या है, ये देखिए सेम हो गया। सेम अगर बात कर लें हम तो आर्गन यूज़ कर सकते हैं, आर्गन देख सकते हैं और कैल्शियम देख सकते हैं। ये 20 आर्गन, ये 40 और ये 40। देखिए आर्गन एटॉमिक नंबर, आर्गन बीच में एक आता है, पोटेशियम भी आता है। तो पोटेशियम का एक आइसोटोप भी होता है जिसका 40 होता है, रियल में 39 और 40 दो आइसोटोप हैं। तो ये अगर 40 वाले की बात कर लें तो ये भी हो सकता है, ये तीनों आपस में आइसोबार हैं, पर इसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं, छोड़िए हटाइए। याद रखिएगा, जब मतलब क्यों क्वेश्चन में ऐसा पूछता नहीं है, बीच में ही आपको ये पोटासियम नहीं देगा, इसलिए क्वेश्चन जनरली फ्रेम इस दोनों के बीच में करता है, इसलिए मैं आपको यही दोनों बता रहा हूँ कि आर्गन और कैल्शियम ही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा। इसलिए एटॉमिक नंबर देखिए 20 हो गया, इसका 18 हो गया, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर देखिए सेम है। और मास नंबर सेम होता है तो क्या सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह करके हमने इस चैप्टर को क्या कर दिया है, द एंड। ये मेरे लिए तो द एंड हो गया है, पर आपको रिवाइज करना है। और क्या करना है, रिवाइज करना है। एक काम आपके लिए रिवाइज है, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट आप कर सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 20 एलिमेंट्स तक लिखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स तक आपको सभी को ऐड आपको याद होना चाहिए। तो पूरा एकदम याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। आगे मुझे याद है लेकिन मैं बता रहा हूँ 20 तक, कैल्शियम तक आपको याद होना चाहिए। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए, कितने प्रोटॉन है आप पता, एटॉमिक नंबर जैसे ऐसे याद करोगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का आप हिसाब निकाल लोगे। ठीक है, चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद प्यार से इसको सुनने के लिए, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।